हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज क्लास नंबर 3। अरे कहाँ से चूहा जा रहा है। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का क्लास नंबर 3 एंड देखेंगे परसेंटेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी बाकी है पढ़ना। बट उसके पहले कल की क्लास में आप लोग यार थोड़ा सा कमेंट नहीं कर पा रहे थे, चैट नहीं कर पा रहे थे, तो मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं देख पा रहा था। तो ये बताओ कल के सेशन में कोई दिक्कत है? कल के सेशन में यार एक दो चीजें हुई थी लास्ट में, मैं जल्दबाजी में जब बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना इसको ले लिया था कुछ 12.33 समथिंग कुछ किया था, कुछ गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर, कुछ आंसर में शायद कुछ मिस्टेक की थी। वो आप लोग समझदार है। अब मेरे ख्याल से मेरे को ये लगता है कि आपको समझ में आ जाता है कि जहां पर भी अगर सर ने गलती से जैसे 12.33 लिख दिया, अरे ये क्या हो गया, स्टार आ गया आज हमारे पास, ठीक है। जैसे मैंने 12.33 लिख दिया, वो 12.5 होना चाहिए था। तो ये चीजें अंडरस्टूड है आप लोगों को कि 12.5 का वैल्यू जो होता है वो 1/8 होता है, 12.33 नहीं होता है। और अगर 12.33 होगा तो आपको 2.33 का अलग से और 10 का अलग से वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। बात सभी को समझ में आ गया था। वैसे खैर मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार आप लोगों के सामने पूरा कंप्लीट करके बता दूंगा, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं आज फिर से कंप्लीट करा दूंगा। आज हम लोग है ना अर्थमेटिक बेस्ड परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब आज प्योर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और आज का कॉन्सेप्ट पूरे जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। नॉट ओनली परसेंटेज, ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपके रेशियो में भी काम आएगा। आप जब आगे बढ़ोगे, मिक्शन एलिगेशन पढ़ोगे, प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ोगे, टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, हर जगह कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे। अब तो 18:18 कहीं दिखते ही याद आ जाता है 2/11। ये वेरी गुड अंजू, याद हो जाएगा। देखो मैंने ऐसा बोला है ना, आप जब रेगुलर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। बट आपको प्रैक्टिस इतने करते रहना है कि कुछ नया वैल्यू भी आ गया ना तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक क्रांतिकारी बच्चा मेरे से पूछता है कि सर एक बात बताओ कि 69.18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा। अब बेटा अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, जैसे इसका कोई नंबर नहीं बन रहा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो पॉइंट हटा दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, यही इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 6918 डिवाइड बाय 100। इसका अगर कन्वर्जन नहीं है, मतलब इसका कोई भी कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये होगा। और ऐसे सवाल थोड़ी पूछेगा एग्जामिनर वैसे ही पूछता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए, एक एक और मैसेज आया था सर 37% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। अरे मेरे भाई 37% का फ्रैक्शन वैल्यू 37/100 लिख दो ना, यही तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया है, ठीक है। तो ये तो कर लोगे आप लोग ना, इसमें दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए, क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले, आज हमारा परसेंटेज का लास्ट सेशन में हमने परसेंटेज क्लास नंबर 2 कंप्लीट किया था, परसेंटेज 2 कंप्लीट किया था। आज हम लोग करेंगे परसेंटेज 3 स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आप लोगों जो थोड़ी सी बातें कर लेते बेटा। अब तक का ये जो कोर्स है आपका वो कैसा रहा है? आप सभी अपना अपना फीडबैक जल्दी से दे देंगे। क्या कमियां दिख रही है आपको इस कोर्स में? मतलब आपको यहां से सिलेक्शन लेना है, सीधी सी बात है। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, मेहनत कर रहे हैं। तो बस मेरे को ये बता दो कि कोर्स का फीडबैक क्या है, आपको सारी चीजें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है? कुछ कमी लग रही है ना बेटा, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये अगर होता तो मजा आ जाता। अगर कुछ भी कमी आपकी तरफ से आपको लग रही है आप बताओ, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सर डिवाइड बाय 10,000 होगा ना पिछले में? हाँ, डिवाइड बाय 10,000 होगा, मैंने केवल इसका बताया बेटा। चलो वो तो डिलीट कर दिया मैंने शायद, ठीक है। हाँ चलो, कोर्स की बात करते हैं। सर प्लीज कम्युनिटी में ऐड कर लीजिए। ओके रोली, कोई कमी नहीं लगी, सब सही है, मस्त है, ठीक है। मैं बताता हूँ, मेरे को जो कमी लगी ना, जो बच्चों के मैसेज आया तो थोड़ा सा ये दिखा था कि सर डीपीपी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें क्वेश्चन तो बहुत अच्छे, बट एक दो सवाल गलत आ गए थे, एक दो सवाल के फैक्टर गलत थे। तो बेटा डीपीपी में अगर ऐसी गलती हो जाती ना, तो आप खुद पे डाउट मत करना। हो सकता है कि सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक, देखिए अगर डीपीपी में आपको 50 क्वेश्चन मिले ना, तो एक दो सवाल में मिस्टेक देखने को मिल सकती है, बट उसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। आप है ना वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर, आपका आस्क डाउट वाला ऑप्शन होता है ना, वहां पर डाउट पूछ सकते हो, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। आप परेशान मत होना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। सेकंड चीज, आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे को वहां भी बता सकते हैं कि सर ये मिस्टेक है, मैं उसको करेक्ट करा दूंगा, ठीक है। तो डीपीपी में जैसे एक दो सवालों में छोटी छोटी जो मिस्टेक मिली है ना, मैंने ऑलरेडी उस पर काम स्टार्ट कर दिया है, वो करेक्ट हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सर सिलेबस कब और हो जाएगा? बेटा एग्जामिनेशन से पहले और कर देंगे। आपका जब एग्जाम आएगा ना, उसके पहले
कवर कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक दिन में 3 4 5 घंटे की क्लासेस भी कर लेंगे, बट यार सिलेबस के पीछे मत पड़ो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, इस छोटी सी बात से आप समझ जाएंगे कि देखिए सिलेबस अगर कवर करना है ना, तो इतना टैलेंटेड हूँ मैं कि आपका सिलेबस 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते थे, एक टाइम में मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, वहाँ पर ना एक बाउंडेशन होता था, एक लिमिट होती थी कि सर 40 क्लास में आपको सिलेबस खत्म कराना है, इन्हीं यहाँ 40 क्लास में खत्म कराना पड़ेगा। ठीक है, और 40 से ज़्यादा तो चैप्टर ही हो जाते हैं अपने मैथ्स में, वहाँ कवर कराना पड़ता था। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता था कि सर बीच में कुछ छुट्टियाँ आ गई, कहीं आ गई, तो 8 10 दिन बाद एग्जाम होता था, तो अब 7 दिन के अंदर सिलेबस पूरा कवर करना होता था। तो 7 दिन में हम कवर कर देते थे। 2 घंटे क्लास लिए, एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन कराए, सिलेबस कंप्लीट। बच्चे भी खुश, हमारा सिलेबस हो गया, हमारा सिलेबस हो गया। बट मेरे को अंदर से पता होता था कि ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो केवल आपको खुशी मिल गई है सिलेबस कंप्लीट करने की। एक एक टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो चैप्टर कंप्लीट होता है। तो सिलेबस जल्दी खत्म करने के बारे में न सोचते हुए आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, देखो थोड़ा सा ना थॉट बदलो। अब आप छोटे नहीं हो, मैच्योर हो चुके हो। आपका थॉट ये होना चाहिए कि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है तो आप उसमें ये सवाल करो कि सर ये चैप्टर में ये चीजें कंप्लीट नहीं हुई है। हालांकि मैंने इस कोर्स में सारी चीजों को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट कर दिया, एक एक चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, बट आपकी सोच ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए सर सिलेबस कंप्लीट कर दो, सिलेबस कंप्लीट कर दो। अरे सिलेबस तो हो जाएगा बेटा। और सिलेबस अगर मैंने जैसे 7 दिन वाला जो बताया ना, वैसे कंप्लीट कर दिया तो क्या लगता है सिलेक्शन ले लोगे? अरे सवाल समझ में भी नहीं आएंगे एग्जाम में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऑफलाइन में ये चीजें देखिए कि 5 क्वेश्चन कराओ, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और यही रीजन था कि मैंने फिर उस इंस्टीट्यूट से रिजाइन ही दे दिया था। वो एक बड़ा रेपुटेड इंस्टीट्यूट था, बट वहां पर ऐसी चीजें नहीं होती, तो वहां पर और भी दिक्कतें होती कि बच्चे बेचारे बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी बना के रखी हुई है, अब लाइब्रेरी में खाना नहीं खा सकते। मैंने बोला यार बेचारे दिन भर 12 घंटे पढ़ते तो कहाँ खाना खाना जाए, बहुत सारी चीजें रहती थी, तो वो चीजें छोड़ दी थी। और मैं कभी भी इस फेवर में नहीं रहूंगा कि आप बोलेंगे सर जल्दी सिलेबस कर दो, जल्दी सिलेबस कर दो। हाँ, सिलेबस अगर हमको जल्दी कवर करना पड़ा तो हमें ना ड्यूरेशन क्लासेस के बढ़ा देंगे, उस हिसाब से कंप्लीट करेंगे। बात आ रहा है समझ में, है ना? तो कभी भी ना ये प्रेशर मेरे ऊपर मत डाल देना आप लोग कि सर सिलेबस जल्दी कर दो, सर 1 महीने पहले कंप्लीट कर दो, 1.5 महीने पहले कंप्लीट कर दो, सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। बस आप लोगों को अपनी तरफ से मेहनत करनी है। जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, उस टॉपिक में कुछ कमी दिखती है तो वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का, क्लास नंबर 4। आज हमारा क्लास नंबर 3 होगा। ठीक है, परसेंटेज क्लास नंबर 3। एंड परसेंटेज की डीपीपी भी आप लोगों को मिल गए, और डीपीपी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मैंने एक बहुत अच्छा काम किया आप सभी के लिए। अभी तक क्या होता था ना कि डीपीपी में मिक्स करके क्वेश्चन मिलते थे, कंफ्यूजन होता था। जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा। मैंने यहाँ पर डीपीपी में भी अब आपके लेवल डिवाइड कर दिया है। लेवल 1 के क्वेश्चन मिलेंगे पहले आपको, फिर उसके बाद लेवल 2 के क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद लेवल 3 के क्वेश्चन मिलेंगे। लेवल, यार एक तो ना इतने खतरनाक बच्चे होते हैं ना, इतने खतरनाक बच्चे होते हैं, क्या ही बताएं। उनको नंबर दे देते हो, कॉल करते रहते कभी भी। एक टाइम दिया है मैंने उनको, बताया सभी को, आप लोगों को बताया ना बेटा, कभी भी मेरे से कम्युनिकेट करना हो, कुछ अर्जेंट हो, कॉल करना हो, आप है ना बिफोर 11 AM कॉल कर देना, 11 बजे के पहले, 11 AM बिफोर। ठीक है, हालांकि ये अलाउ नहीं होता है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप बता सकते हैं, बट 11 बजे के पहले, और रात में 9 बजे के बाद, आफ्टर 9 PM, है ना? बीच में कभी भी कॉल मत करना प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्लासेस होती है, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि सर कॉल नहीं रिसीव कर रहे। तो पहली बात तो आप मैसेज के थ्रू अपना जो भी बात है बता दिया करो। अगर मैसेज पे नहीं मिलता है, आपको अर्जेंट होता है, तो आप कॉल करेंगे कब? 11 बजे के पहले, 9 बजे के बाद, उसके अलावा मत करना कॉल। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बिजी रहा तो मैं खुद कॉल बैक कर दूंगा आप लोगों को। ठीक, तो डीपीपी को मैंने क्या किया है बेटा, डीपीपी को भी लेवल वाइज डिवाइड कर दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इससे ना आप लोगों को प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए सही हो जाएगा। और ये डीपीपी जो मैं दूंगा पीडीएफ आपको, देखो 2 चीजें मिलेगी आपको। पहले केवल डीपीपी मिलता था, अब मैंने 2 चीजें करवा दी है। आपको क्विज भी मिलेगा, और आपको डीपीपी पीडीएफ भी मिलेगी। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। क्विज अलग है, डीपीपी पीडीएफ अलग है। डीपीपी पीडीएफ आपको लेवल वाइज मिल जाएगी, और ये लेवल वाइज हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। अरे भगवान, इसको बंद ही कर देते हैं, इतने शैतान बच्चे हैं ना, मैं क्या बोलूं। चलो,
सर पीडीएफ भी डाल देना। हाँ डीपीपी का पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगा बेटा, इसका पीडीएफ मिलेगा ना, डीपीपी पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को कंप्लीट मिलेगा जिसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दिए थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वाले क्वेश्चन अभी हमने नहीं पढ़े हैं, वो मेंस का पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। ठीक है, ओके, सभी को क्लियर। चलो तो एक बार सुंदर सा आंखों में प्यारा सा दिल बनाकर भेज देंगे, हमारा साइलेंट सेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद आप लोग कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। आज के सेशन को हम 5 एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। चलो सर नंबर सिस्टम वाला डीपीपी नहीं मिला, नंबर सिस्टम का डीपीपी मिल जाएगा आरतीत, मैं करवा दूंगा वो, ठीक है। सर रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं ना? हाँ बेटा देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे रेडी है, तैयार है। कल है ना एकदम सुनी सुनी सी क्लास लग रही थी, आप लोगों के चैट नहीं दिख रहे थे, एनीवे वो भी ठीक था। ये सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 26% एंड आफ्टर दैट द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 14% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 89%, सो दैट रिजल्टेंट बिकम 19/20। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन की सर सुन लो, अन्वेषा में सुन तो रहा हूँ बट आप सुनाई नहीं दे पा रहे, मतलब आपकी कमेंट गायब हो गया। कौन सा कमेंट था? सर बनारस में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोल दीजिए सर। शिवम नाउ साइलेंट सेशन स्टार्ट हो चुका है ना? तो अभी ऑफलाइन सेंटर कहीं नहीं खुल सकता है, अब क्लास पे फोकस करो, ठीक है। वो खुलेगा जहाँ भी, सब जगह खुल जाएगा, फिलहाल इस पर फोकस करो, ठीक है। चलिए तो फ्रैक्शन के बारे में आप जानते हो ना, फ्रैक्शन क्या होता है सर? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है, दैट इज फ्रैक्शन नंबर। तो हम एक फ्रैक्शन नंबर एज्यूम करते हैं, ध्यान से देखना इस सवाल को कैसे करते हैं। पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन नंबर ले लिया, नंबर ले लिया इसको। अब सवाल में क्या बोला गया है? अब फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 26%। अब अगर मैं इसको 26% बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा सर? 126/100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे क्या होगा? वो 26% बढ़ जाएगा, है ना। कोई भी नंबर ओरिजिनल 100 होता है, अगर आप 26% बढ़ाना चाहेंगे तो 126% हो जाएगा, दैट मीन्स 126/100। ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। अब आप क्या कर रहे हो सर? इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में अंश बोलते हैं, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, हर हर महादेव, न्यूमरेटर। और ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। अब सवाल में बोला गया है कि सर अगर इसके न्यूमरेटर को 14% से इंक्रीज कर दिया जाए, देखो 14% से अगर आप इंक्रीज करोगे, आफ्टर दैट न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 14%, तो इसको है ना 114/100 लिखोगे आप, ध्यान से समझना। न्यूमरेटर के सामने लिखेंगे अभी ना, न्यूमरेटर के सामने, क्योंकि इसको इंक्रीज किया है 114% से, एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 89%, डिनोमिनेटर को 89 से इंक्रीज करेंगे तो 189/100 हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद रिजल्टेंट कितना बन जाएगा? 19/20 बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना बेटा, ये 100 से ये 100 को तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं, मतलब अब हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा P बाई क्यू इंटू 126 डिवाइड बाय 100 इंटू 114 डिवाइड बाय 189 इक्वल टू 19/20। एंड आपसे सवाल में पूछा गया क्या? व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? सर ओरिजिनल फ्रैक्शन P बाई क्यू है, दैट मीन्स आपको P बाई क्यू का वैल्यू निकालना है। तो जो भी कैंसिल हो रहा है तहस नहस कर दो उसको। 19 का टेबल आता है? हाँ जी सर आता है, 19 पंजे 95, 19 6 114। 6 से कैंसिल नहीं हो पा रहा है सर, अब किससे कैंसिल करें? 9 और बचेगा 3, 9 चौक 36, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 तिया 21 हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सर 20 से कैंसिल किया ये 5 हो जाएगा, इधर वाले को इधर से कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल किया ये 2 हो जाएगा। सो P बाई क्यू का जो वैल्यू निकल कर आएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 5:4। ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। सर P बाय क्यों लिखे हैं आप? शिवम यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। सोएब अहमद बेटा ब्लॉक कर देंगे अभी आपको ना, अगर अब आप नहीं सुधरे तो। आप पहले भी पुराने बैचेस में जा जाके अपने चैनल का प्रमोशन करते रहते थे, यहां पर भी वही काम कर रहे हो, नहीं होगा कुछ भी उससे, ठीक है। तो ये लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है, अगर आपने फिर से ऐसा कोई कमेंट बीच में क्लास में किया ना, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा,
फिर अब कुछ मत बोलना कि सर क्यों ब्लॉक कर दिया। पढ़ने आए हो, पढ़ाई पे फोकस नहीं है क्या आपका? अच्छा, ये क्रांतिकारी पूछ रहा है, सर ये आपने पी बाई क्यू क्यों लिया है? बेटा नंबर सिस्टम में आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन वो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। आप ए बाय बी ले लो, आपको एक्स बाय लेना है, वाई जेड लेना है, जो भी नंबर लेना है ले लो, बट फ्रैक्शन वैल्यू यही होती है, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है, बताया था ना। ठीक है, बात आया समझ में? तो आप लोग अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू एज्यूम करेंगे ना बेटा, तो फ्रैक्शन वैल्यू आप चाहो तो ए बाय बी एज्यूम करो, पी बाय क्यू एज्यूम करो, आर बाय एस एज्यूम करो, इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू को एज्यूम किया जाता है। दैट्स वाई हम लोगों ने ऐसा किया है। ठीक है सर, इसको भी सक्सेसिव परसेंटेज के थ्रू सॉल्व करेंगे, हाँ कर सकते हो बेटा, बट मेरे को ये बताओ 26% का फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी पता है आपको। 14% का फ्रैक्शन वैल्यू 114/100 ही होगा, तो बेटर है ऐसे ही करो। अगर आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होता तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट में जो फ्रैक्शन वैल्यू हमने किया वैसे कर सकते थे, बट इसको मत करना। ठीक, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत काम की चीज है ये, है ना। देखो बेटा, फ्रैक्शन मेथड जो होती है उसका यूज केवल तब करना है जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो, फ्रैक्शन वैल्यू पता हो। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप हर एक सवाल को फ्रैक्शन वैल्यू से या फ्रैक्शन मेथड से कर लेंगे। अब जैसे सवाल में वैल्यू दे रखा है 33.33, ऑब्वियसली ये आप फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। बट अगर सवाल में दे रखा है 14%, तो 14% का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू 14/100 होगा या फिर 7/50 होगा। तो इस सवाल को फ्रैक्शन मेथड से मत कर देना। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल करने के लिए आपको ये समझना होगा कि किस सवाल को फ्रैक्शन वैल्यू से करें, क्योंकि ये सवाल को अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे ना तो बेसिक से और जल्दी किया जा सकता है, तो काहे फ्रैक्शन मेथड लगाओगे इसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक, बात आया समझ में? क्लियर है? चलो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, मजा भी आने लगेगा। तो ये सवाल है, ये अब आपको खुद से ट्राई करना है एक बार। अगला सवाल ये रहा। अब ये वाले सवाल पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा ना कंपैरिजन वाला पार्ट समझते हैं। कल मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या बताया था? सपोज, चलो आप ही लोग बताना, ए और बी का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 100 और बी का वैल्यू दे रखा है 125। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। नहीं, बी का पूछते हैं पहले आपसे। बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। सवाल मैंने ये पूछा है कि जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। बताओ क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। बताओ बताओ जल्दी बताओ, कितना प्रतिशत? भूषण का सबसे पहले आ गया, निवेदिता, सयन का भी कहना है ओके 25% ज्यादा होगा। 25% ज्यादा है, तो सर ये जो बात आपने बोली है कि जो बी है वो ए से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 25%, जो कि आपने दिया है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, ए जो है वो बी से कितना प्रतिशत कम होगा। सवाल क्या है, अब पूछा है मैंने कि ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा, ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा, क्या होगा? अब क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कल ही मैंने बताया था बेटा, समझो ध्यान से। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ए जो है वो बी से 25 कम है, नहीं, पाप है ये। अगर आप देख रहे हो कि ए बी से कम है, कम है सही है, 25 कम है, बट सर कंपैरिजन किससे करना है, बी से करना है, तो अपॉन में 125 आएगा, इंटू 100 होगा, तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो 20% होगा। बात समझ में आया? 20% होगा आंसर, कितना होगा? 20% होगा। इसका मतलब सर ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि बी ए से 25% ज्यादा है, इसका मतलब ये कभी मत बोल देना कि ए बी से 25% कम है, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे सवालों को सर हम लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन से थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया है, ठीक, अब आप है ना रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बोला कि ए इज 33.33% मोर देन बी, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का रेशियो क्या बनेगा? सेकेंड स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है, ए इज 14.28% लेस देन बी, यहां पर ए और बी का रेशियो क्या बनेगा? थर्ड स्टेटमेंट दिया है, ए इज 6.66% ऑफ बी, यहां पर आपको बताना है कि ए बी का रेशियो क्या बनेगा। देखिए तीनों स्टेटमेंट अलग अलग है ना, तीनों स्टेटमेंट अलग अलग है, थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। ठीक, स्टेटमेंट दिया है कि ए जो है वो बी से 33.33% ज्यादा है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है ए इज 14.28% लेस देन बी। थर्ड स्टेटमेंट बोला है ए इज 6.66% ऑफ बी। ठीक, तीनों रेशियो आप लोग निकाल के D4 डन लिखेंगे। डन हो गया है। क्या हो जाएगा आंसर? डन डना डन डन हो गया। चलो आ जाओ बनाते हैं। 33.33%, 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3 होता है। अब ध्यान से देखना क्या करना है। सर ए इज मोर देन बी, परसेंटेज छोड़ दो, ए इज मोर देन बी, ज्यादा कौन है? ए, किससे? बी से, तो ये बी होगा, और बी से ए इतना ज्यादा होगा, कितना? एक ज्यादा होगा। मतलब सर जो ज्यादा है उसको इंक्रीज करना है, और जो कांस्टेंट है वो बी ले लेंगे। तो बी कितना हो जाएगा बच्चा? 3 हो जाएगा। अब ए जो है वो ज्यादा है, तो 3 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, ए 4 बन जाएगा। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा? 4 और 3 का बन जाएगा। अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। सर ए इज 14.28% लेस देन बी, 14.28% लेस देन बी है, बी से कम है, तो ये 1/7 वैल्यू होता है इसका। बी कितना लोगे सर? बी 7 लेंगे, तो ए कितना होगा सर? ए कम होगा, ए कम होगा तो 7 में 1 कम करेंगे, ए 6 हो जाएगा। दैट मीन सर ए अगर 6 होगा तो बी 7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाले वैल्यू को, और ये वाला जो वैल्यू है वो कम है, तो 7 में 1 कम किया, 6 हो जाएगा। ए इज 6.66% ऑफ बी, मतलब ये बोल रहा है कि ए जो है वो बी का 6.66% होगा। इसका मतलब ये होगा कि सर ए इज इक्वल टू 6.66% ऑफ बी, ये हो जाएगा। अब सर 6.66% का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1/15 होता है। कितना होता है? 1/15 होता है। तो a इक्वल टू 1/15 और b होगा। अब ये b को मैं उठा के नीचे ले जाता हूँ ना, यहां से लेकर जाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, और a और b का रेशियो कितना बन जाएगा? 1:15 बन जाएगा। 1:15 बन जाएगा। क्या ये तीनों ही तरीके आपको समझ में आए? यही बेस है, पूरे गणित का बेस यही है। ठीक है, और ये ना कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि केवल सिर्फ परसेंटेज में काम आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप परसेंटेज पढ़ेंगे तब भी काम आएगा, रेशियो में भी काम आएगा, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सर्वत्र जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो इसमें अगर किसी को छोटा सा भी डाउट है बेटा बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक, क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है? अगर स्टिल डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा और दूसरे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूंगा, और क्वेश्चन कर लेंगे। सर एक बार और मोहम्मद फैज का कहना, ठीक है बेटा मैं एक और बार समझा देता हूँ। सवाल चेंज कर रहा हूँ ना, ये तो आप कर ही लेंगे अब खुद से, और सवाल को चेंज करते हैं, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जिनको समझ में आ गया उनको भी आ जाएगा, और जिनको नहीं आया उनको भी आ जाएगा। चलो 3 स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके रेशियो आपको बताना है। स्टेटमेंट ये रहा 1 2 3, अगेन 3 सवाल है। ए इज 16.66% लेस देन बी, एंड सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से देखना है ना, बी इज कितना ले ले 8.33% मोर देन
A and the third statement is B is 62.5% of A। चलो ए बी का रेशियो निकालना है, एज टू बी निकाल के अपनी कॉपी में रख लो बेटा ना, जरूरी नहीं कि कमेंट करो, आपका D4 डन लिख देना, बस डन हो जाए तो। 3 रेशियो लिखे मैंने, ठीक। आप लोगों ने तो आंसर कर दिए, चलो बहुत अच्छी बात है, बट कॉपी में लिख लो इसको, अभी D4 डन लिख दो और फिर क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। आ जाओ, देखो 16.66% का बेटा फ्रैक्शन वैल्यू याद है आप लोगों को कितना होता है, पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, 1/6 होता है। 8.33 का वैल्यू कितना होता है, 1/12 होता है। 62.5% का वैल्यू कितना होता है, 5/8 होता है। ये आपको पहली चीज तो याद होनी चाहिए। अब जिनको नहीं याद है याद करो, याद करो, ठीक है जी, हाँ सर कर लेंगे। अब आगे बढ़ते, देखो ए कम है किससे, बी से, मतलब सर बी अगर 6 होगा तो ए कम हो जाएगा कितना, एक कम 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 का 16.66% 1 ही तो होगा, ठीक है। अब यहां पर बोला गया सर बी इज मोर देन ए, बी ज्यादा है किससे, ए से, मतलब सर ए 12 होगा, ए 12 होगा। मैंने इसको थोड़ा उल्टा करके लिखा था ताकि आपको क्लियर है। और बी ज्यादा है, बी ज्यादा है मतलब बी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। इस बार ऐसा मत कर देना सर डिनोमिनेटर मतलब बी होता, नहीं, डिनोमिनेटर जिससे कंपेयर होता है वो होता है, ठीक है। चलो b इज 62.5% ऑफ a, मतलब b जो है वो a का 62.5 है, 5/8 ऑफ a है। इस a को उठा के नीचे लेकर जाते हैं तो a बन जाएगा 8, b बन जाएगा 5, a के सामने 8 आएगा और b के सामने 5 आएगा, तो ये रेशियो कितना बन जाएगा, 8:5, कितना बन जाएगा, 8:5, ये रेशियो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया है, एकदम झकास क्लियर समझ में आ गया है। अगर ये क्लियर समझ में आ गया है तो अब आपके सामने जो सवाल आएंगे उसको करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। पहला सवाल ये रहा, सवाल का आंसर आपको बताना है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 37.5% लेस देन दैट ऑफ बी, ए का इनकम बी की इनकम से 37.5% कम है, हाउ मच परसेंट बी इनकम, बी का इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा है। देखिए किताबों में आपको ये सवाल फॉर्मूले से किए हुए मिलेंगे, बट फॉर्मूले से आपको करना ही नहीं है ना, आपको चुटकियों में आंसर निकालना है, तो अभी जो सीखे उसी तरीके से कर दो और बताओ आंसर क्या आएगा, क्या होगा इसका आंसर। देखो इनकम ऑफ ए इज 37.5% लेस देन बी, 37.5% का जो वैल्यू बनता है 3/8। कम कौन है, ए, किससे कम है, बी से, बी कितना हो जाएगा 8, और ए कम होगा कितना होगा, 8 में से 5 गया 3, तो ये हमारे पास ए और बी की इनकम का रेशियो बन गया, सवाल खत्म, स्वाहा। अब सवाल में क्या पूछा गया है, हाउ मच परसेंट बी इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए, बी का इनकम ज्यादा है, बी का इनकम ए से ज्यादा, कितना ज्यादा है 5, कंपैरिजन किससे करना है, ए से करना है, अपॉन में 3 हो जाएगा इंटू 100, यही तो बनेगा, ठीक है, ये बन रहा है ना। देन हाउ मच परसेंट बी इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए इनकम, ठीक है सर, अरे ये 5 होगा, मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, सॉरी, 8 में से 3 जाता है 5 आता है ना, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे बी ए से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कंपैरिजन ए से होगा, अपॉन में 5 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया, 23 जा 60%, कितना हो जाएगा आंसर, 60%, ऑप्शन नंबर डी, डी इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा,
ठीक है। अगर आप किसी किताबों से पढ़ते हैं तो किताबों में इसका फॉर्मूला दिया जाएगा, एक्स अपॉन क्या पूछा है इसने, मोर पूछा है, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दो। सर वैल्यू ऑफ x क्या पुट करेंगे, 37.5। तो आप देख लो फॉर्मूले में पुट करके कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला पहली बात तो याद करना ही अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सेकंड, आप फॉर्मूले से जब सॉल्व करेंगे और ऐसे वैल्यूज आ जाएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे, आंसर निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए पूरी मैथ्स में ना फॉर्मूले से तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। फॉर्मूले के बिना अगर आपका फ्रैक्शन एकदम क्लियर रहेगा तो फ्रैक्शन से ही सारे सवाल बन जाएंगे। चलिए अगला सवाल सुंदर सा ये रहा आप सभी के सामने। टू नंबर आर लेस देन दैट ऑफ थर्ड नंबर बाय 28.56% एंड 33.33% रिस्पेक्टिवली। द परसेंट बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट नंबर। बहुत प्यारा सवाल है। 28 पॉइंट, ठीक है, 28.56 का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हैं 2/7 होगा। 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगा। बनाओ सवाल क्या बनेगा। फास्ट। आइए बनाते हैं, देखो ध्यान से समझना। यहां पर इस सवाल को कैसे करेंगे। सर यहाँ पर इन्हें कंबाइन रेशियो निकालेंगे, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, बट पहले यहाँ पर देखेंगे। टू नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर, मतलब टोटल कितने नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे। ठीक है, 3 नंबर होंगे। अब टू नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 28.56। ये वाला जो नंबर है वो तीसरे नंबर से 28.5 लेस होगा। 28.56% का जो वैल्यू होगा 2/7 होगा। मतलब जो तीसरा नंबर है वो 7 होगा, और 7 में 2 कम करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 5। थर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 7। क्लियर, जी हाँ सर। मतलब अभी हम लोगों को फर्स्ट और थर्ड का रेशियो मिल गया है 5 और 7 का। आगे क्या बोला गया है, टू नंबर्स बोला गया लेस देन थर्ड नंबर, मतलब पहला वाला नंबर 28.56 कम है एंड दूसरा वाला नंबर तीसरे से 33.33 कम है। 33.33 का वैल्यू जो होता है 1/3 होता है, तो 3 में 1 कम करेंगे तो ये 3 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सर यहां से हम लोगों को 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। मतलब स्टेटमेंट ये था कि पहला नंबर तीसरे नंबर से 28.56 कम था, दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 33.33% कम था। अब आपको क्या करना है ना, तीनों नंबर का कंबाइन रेशियो निकालना है। जैसे आपके पास इन दोनों का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो, कंबाइन रेशियो नहीं है। अब कंबाइन रेशियो निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है सर, कि यहां पर आप क्या करोगे। सर यहां पर है ना, आप ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करोगे और नीचे 7 का मल्टीप्लाई करोगे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करेंगे, मैं समझाता हूं क्यों करेंगे। मल्टीप्लाई पहले कर दो। सर 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। सर सच सच बताओ ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया बेटा, क्योंकि ये भी तीसरा नंबर है और ये भी तीसरा नंबर है, ये भी थर्ड नंबर है, ये भी थर्ड नंबर है। तो जब थर्ड नंबर है तो दोनों इक्वल होना चाहिए। अरे ये भी तीसरा नंबर है, ये भी तीसरा नंबर है, तो सर ये इक्वल नहीं था, तो इसको इक्वल करने के लिए ये 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 7 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये बन जाएगा 21, ये बन जाएगा 21, मतलब थर्ड नंबर 21। अब ये 21 बन गया तो ये बन जाएगा 14 और ये बन जाएगा 15।
आपके पास तीनों रेशियो का कंबाइंड रेशियो मिल गया, तीनों नंबर्स का कंबाइंड रेशियो मिल गया है। अब सवाल में जो पूछेगा आप बता सकते हो। सवाल में क्या पूछा है, द परसेंट बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कम है। जी हाँ सर, कितना कम है, 1। कंपैरिजन किससे होगा, फर्स्ट नंबर से, इनटू 100। 1/15 किसका वैल्यू होता है, 6.25 का होता है, या 6.66 का होता है। ऑप्शन ए सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये सवाल आपको समझ में आया, समझने के साथ मजा आया? हालांकि यहाँ पर ये जो कंबाइंड रेशियो निकालना है ना बेटा, डिटेल में हम जब रेशियो पढ़ रहे होंगे तब मैं समझाऊंगा आपको कि कंबाइंड रेशियो कैसे तेजी से निकाला जाता है। बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि आपके पास दो अलग अलग रेशियो थे और थर्ड था। तो ये सेम बनाने के लिए ऊपर 3 से नीचे 7 से मल्टीप्लाई करके, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 5 दिया 15, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 लिख दो, या 7 3 21 लिख दो, 21 ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात आ गई समझ में? ठीक है। एक है ना आप लोगों की एक आदत बहुत गंदी हो चुकी है सर, रिपीट 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 वाली। तो मैं एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि इसमें केवल ये वाला पार्ट जो आपको नहीं आ रहा है वो मेरे को क्लियर है कि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इसके लिए मैंने बोला भी है। रेशियो हम लोग पढ़ेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। बट बेटा एक बात सुनो कि अगर आपका डाउट छोटा सा है ना, तो वीडियो है, ऑनलाइन है, आप वीडियो को पीछे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है ना? एक ही चीज को अगर 10 बार रिपीट करेंगे ना तो आप ही को मजा नहीं आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। जहां पर लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जहां पर मेरे को डबल बताना है, वहां पर मैं खुद ब खुद बता देता हूँ। जैसे ये हम लोगों ने 3 3 बार और क्यों किया था कि ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बट अगर हर एक चीज में आप खुद से दिमाग ना लगा के केवल रिपीट रिपीट चिल्लाते रहना, मेरे को रिपीट करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं है, बट हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसे में वही रह जाएंगे। तो थोड़ा सा तो दिमाग अपने को चलाना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि सर पूरा का पूरा थाली में परोस के दे देंगे और हम उठा के खा लेंगे, बेटा टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा ना दिमाग को चलाना पड़ेगा। एंड जो रिपीट कह रहे हैं ना बेटा कि सर रिपीट कर दो रिपीट कर दो, मेरे को पता है आप लोगों की अब एक आदत सी हो चुकी है कि सर जब एक्सप्लेन कर रहे होते, जब हम कॉपी में लिख रहे होते, फिर सर कंप्लीट कर देते, उसके बाद हम रिपीट करते। बंद करो इसको, नुकसान आप ही का है। मैंने जैसा बताया ना, कंटेंट कम हो जाएगा, एक ही चीज को पढ़ते रहेंगे, इससे बेटर होगा कि आगे बढ़ेंगे। हाँ, हालांकि यहाँ पर अगर किसी को कंफ्यूजन इसमें तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके तो बहुत एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने। कंबाइंड रेशियो में जो कंफ्यूजन है वो रेशियो पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, एक्स और वाई नहीं ले सकते, अरे मेरे भाई इसको एक्स वाई जेड मान ले, क्या तकलीफ है? कौन क्रांतिकारी है, मैं क्या करूं इसका? कौन है, मधु? मैंने 1 2 3 ले लिया, आप एक्स वाई जेड ले लो, आप ए बी सी ले लो, आप जो लेना है वो ले लो, है ना? आप बचपन के दोस्तों के नाम ले लो कि पहला राम था, सबसे पहला मेरा दोस्त बचपन में राम बना था, उसके बाद श्याम की एंट्री हुई थी, उसके बाद धनुष आया था, जो रखना है वो रख लो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और क्लियर होगा। जिसको थोड़ा सा डाउट है ना बेटा, इसको रिपीट करना, देखना। आगे बढ़ते हैं। In a school, ratio number of boys and girls is 3:2. 70% of boys and 80% of girls got scholarship. Find the percentage of students who didn't got any scholarship. ये भी अच्छा सवाल है। चलो, तो आप लोगों को यहां पर रेशियो दिया है बॉयज एंड गर्ल्स का, कितना दिया है? 3 और 2 का रेशियो दिया है। 70% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स गॉट स्कॉलरशिप। फाइंड द परसेंट ऑफ स्टूडेंट who डिडंट गेट एनी स्कॉलरशिप। आपको ये बताना है कि कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अब यहां पर आप क्या करेंगे सर, यहां पर हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट एज्यूम करेंगे। देखो समझो ध्यान से ना, बॉयज एंड गर्ल्स, इनका रेशियो दे रखा है कितना, 3 और 2 का। अच्छा, रेशियो का मतलब तो ये होता है सर हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। मैं इसको 30 और 20 कर दूं, तकलीफ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर मैं इसको 300 कर देता हूँ, इसको 200 कर देता हूँ, तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं होगी सर। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं क्लास में टोटल स्टूडेंट 500 कर दूं तो तकलीफ तो नहीं? आप बोलेंगे नहीं सर, ये 500 में 300 बॉयज है और गर्ल्स कितनी है, 200। अब देखिए क्या बोला गया है, 70% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स गॉट स्कॉलरशिप। अगर 70% बॉयज को स्कॉलरशिप मिल रही है, मतलब 30% बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्या ये बात आपको क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ सर क्लियर है।
इसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि 80% गर्ल्स गेट स्कॉलरशिप, मतलब 20% गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये क्लियर? हाँ सर। अब ये बताओ 300 का 30% कितना हो जाएगा सर? ये बन जाएगा 90। ठीक है। एंड 200 का 20% कितना बन जाएगा? आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 40। ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, ओरली थोड़ा सा परसेंटेज वैल्यू, है ना। 200 से परसेंटेज से डबल जीरो हटाए, 2 × 20 40 एंड 3 × 30 90। मतलब सर 90 बच्चों बालकों को एंड 40 बालिकाओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। टोटल कितने हैं? 130। 130 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है वो टोटल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है सर? टोटल 500 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। 5 दूना 10, बचेगा कितना? 3, और 5 6 30, 26%। कितना हो जाएगा? 26%। 26% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं मिल रही है। बचपन में ऐसे करते थे ना सर, कंपैरिजन टोटल से, बस वैसे ही करके टोटल कितने परसेंट बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते तुरंत अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये भी वही सवाल है पर पूछने का तरीका चेंज हो गया है ना, अब मजा आएगा। ठीक। इन अ स्कूल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:3। 83.33% ऑफ बॉयज एंड 62.5% ऑफ गर्ल्स गॉट स्कॉलरशिप। फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु डिडंट गेट। देखो सवाल वही है, बस वैल्यू चेंज हुआ है ना। सवाल वही है। सर 500 क्यों लिया? 50 लेते हैं। हाँ बेटा 50 भी ले सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ 5 ले लो, 50 भी क्यों ले रहे हैं? आप जो चाहे वो ले लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है। 500 मेरे को इजी लगा क्योंकि 500 का परसेंटेज वैल्यू निकालना आसान हो जाता, दैट्स वाई 500 लिया। आप 50 लेंगे तब भी वही आंसर आएगा, आप 5 लेंगे तब भी वही आंसर आएगा। इसका आंसर निकालो। आ रहा है मजा? कितना मजा आ रहा है? अरे छात्रों मतलब सब आ जाएंगे, छात्र और छात्राएं दोनों को मिलाकर, है ना, स्टूडेंट्स। छात्रों का मतलब स्टूडेंट होता है गोविंदा, स्टूडेंट्स। चलो आ जाइए बेटा, बनाते हैं इस सवाल को, लेट्स सी। मोहम्मद फैज का कहना है सर बहुत मजा आ रहा है। बेटा इतना मजा तो तारक मेहता का चश्मा देखते हो उसमें भी नहीं आता होगा जितना यहाँ मजा ले रहे हो आप। आ जाइए देखते हैं सवाल को। देखो क्या करना है, ध्यान से सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे क्योंकि जो तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको मजे आएंगे, और अगर वो तरीका नहीं समझ में आया तो फिर परेशान रहोगे। ठीक है। देखो हमारा मकसद क्या है सर, ऐसे सवालों में कैलकुलेशन को ईजी बनाना। ठीक है। सवाल को जो बेसिक मेथड से करेगा वो कैलकुलेशन टफ करके बना सकता है, बट हमारा काम है कैलकुलेशन को इजी बनाना। अब कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाया जाता है, ध्यान से बोर्ड पर देखकर समझेंगे। देखो सर क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है? बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5 और 3 का। ये क्लियर? जी हाँ सर क्लियर। 83.33%, 83.33 का वैल्यू कितना होता है? 83.33% का जो वैल्यू होता है 1/2 + 1/3 5/6 हो जाएगा। 62.5 ये बॉयज है, ये गर्ल्स की बात करते हैं। 62.5% का वैल्यू कितना होता है? 5/8 होगा। मतलब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को,
कि आपके जीवन का मकसद क्या है। आप बोलेंगे सर अगर बॉयज 5 है ना, तो हमको 5 का 5/6 निकालना पड़ेगा। अगर गर्ल्स 3 है तो 3 का हमको 5/8 मतलब 62.5 निकालना पड़ेगा, डेसिमल में आएगा। सारी चीजें डेसिमल में आ रही होगी सर, परेशान हो जाएंगे। तो सर कुछ ऐसा कर दो जिससे हम परेशान ना हो। ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा। दे रहे हो ध्यान? हाँ सर दे रहे हैं। एक काम करो आप, ठीक है? हाँ सर करते हैं। करोगे पक्का? हाँ सर करेंगे, करना पड़ेगा। आप है ना ये डिनोमिनेटर में जो 6 दिख रहा है और डिनोमिनेटर में जो 8 दिख रहा है, इन दोनों का एलसीएम ले लो बस। 6 और 8 का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो एक छोटा सा काम करो, बस इस 24 का बॉयज एंड गर्ल्स में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जैसे हमने 0 का मल्टीप्लाई करके 50 500 बनाया था ना, वैसे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब सवाल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा सर पक्का? हाँ देखो 24 5 जा 120 बॉयज हो जाएंगे एंड गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, 120 बालक है और उसमें से 5/6 को स्कॉलरशिप मिल रही है, मतलब कितने को स्कॉलरशिप मिल रही है? 100 को मिल रही है स्कॉलरशिप। तो 120 में से 100 लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो 20 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। आसान है? हाँ सर। आगे देखो, गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स कितनी है? 72 है और उसमें से 5/8 को स्कॉलरशिप मिल रही है। 8 नाम 72, 9 पंजे 45, मतलब 45 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है। तो 72 में से 45 माइनस किया 7, बचेगा कितना? 6 में से 4 गया 2, 27 लड़कियां ऐसी होगी जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और सवाल में ये तो पूछा आपसे कि कितनी बालिकाएं ऐसी है, अप्रोक्सीमेट बालक और बालिकाएं ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। 20 और 27 टोटल कितने हो जाएंगे? 47। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है बेटा? 120 प्लस 72, ये टोटल हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपने 24 से मल्टीप्लाई करके ये टोटल बनाया था। टोटल हो जाएगा कितना? 7 और 2 9, 192 इंटू 100। अप्रोक्सीमेट निकालना है सर हम लोगों को। तो अप्रोक्सीमेट ये इससे कितनी बार कैंसिल होगा? 47 का डबल 94, 94 का डबल कितना होता है? 4 दूना 8, 9 दूना 18, 188, मतलब अप्रोक्सीमेट ये 4 बार जाएगा। 4 से कैंसिल करोगे 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अप्रोक्सीमेट निकालना था, दैट्स वाई मैंने इस तरीके से कैंसिल कर दिया है, क्योंकि 47 4 जा 188 होता है, बट मैंने सोचा कि यार अप्रोक्सीमेटली तो निकालना है, तो 192 को मैं 188 करके सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर 25 अप्रोक्सीमेट आ जाता है। खैर अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट तो हम बाद में समझ लेंगे। आप ये बताओ कि ये क्लियर हुआ, समझ में आया? अब देखिए यहां पर है ना, इसी को मैं दूसरे तरीके से थोड़ा फास्ट करना सिखा रहा हूं। ये तो हमने क्या किया सर? माइनस करके देखा है, ठीक है। सेकेंड टाइम क्योंकि आप रिपीट तो करवाएंगे ही, ठीक है, तो रिपीट कर ही देते, बट इसको हम लोग क्या करते हैं, एक और मैं थोड़ा सा और फास्ट करना चाह रहा हूं यहां पर। इसको ना थोड़ा सा और तेजी से बनाया जा सकता है। सो तेजी से और कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनो मेरी बात को। इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, इसको भी रब कर दो, इसको भी रब कर दिया, सबको रब कर दिया, सबको रब कर दिया, ठीक है। ठीक, सुनो ध्यान से ना, सुन रहे हो सरी सारे के सारे बच्चे ध्यान से, ठीक है। तो सर अगर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 5 और 3 का था, तो हमने बोला कि यार बॉयज का 83.33 मतलब 5/6 निकालना है, गर्ल्स का 5/8 निकालना है, तो 5 का 5/6 निकालेंगे। बॉयज की वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी, पाप हो जाएगा। इससे अच्छा बेटर है कि 6 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, 24 आ जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई किया, 24 का मल्टीप्लाई किया, 120 बॉयज और गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 72, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 192। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब सर यहां पर देखो ना, यहां पर क्रांति कर रहे हैं हम लोग। 6 में से 5 बालकों को अगर स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब 1/6 को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 8 में से 5 लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, तो 8 में से 5 माइनस किया, 3/8 को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मतलब मैं अगर बॉयज में बताना चाहता हूं कितने बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो 120 का 16 मतलब 120 का 16 निकाल दो, आपको पता चल जाएगा 20 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 3/8 ऑफ 72 निकालेंगे, 8 नाम 27 गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो ये आपको मिल जाएगा 47 टोटल जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। आउट ऑफ 192 इंटू 100 आपका अप्रोक्सीमेट आंसर 25 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया सर
यहां पर आप क्या कर रहे हो, जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है उसको टोटल में से माइनस करके लिखना पड़ रहा है। जैसे 72 में से 45 को माइनस करके 27 लिखना पड़ा। तो सर ये प्लस माइनस का खेल खत्म कर दिया हम लोगों ने, हमने रेशियो में ही माइनस कर दिया। 6 बच्चे हैं, मतलब बालक है, 6 में से 5 बालक को स्कॉलरशिप मिल रही है तो 1/6 को नहीं मिलेगी। 8 में से 5 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है तो 3/8 को नहीं मिलेगी। इसका मतलब सर 120 का डायरेक्ट 16, 72 का डायरेक्ट 3/8 निकालकर 8 करके सवाल को निचोड़ा जा सकता है। क्या अभी आप सभी को दिमाग में घुस गया तरीका? और पता है मैं इसको इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना इसलिए एक्सप्लेन किया मैंने एक और बार बिना आपके कहे एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि ये चीज आगे भी आपके काम आएगी। जब आपके कैलकुलेशन टफ हो रहे होंगे ना, तो वहां पर आप एलसीएम मेथड का यूज करके सवाल को इजी बना रहे होंगे। इसलिए मैंने खुद ही रिपीट कर दिया और दोनों तरीके से आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप ये सवाल को भी आप है ना थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो बहुत तेजी से बना लेंगे। If a student multiply a number by 12/7 instead of 6/11, find the error percentage in calculation. Error percentage in calculation क्या होगा? सर डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है, प्लीज सॉल्यूशन प्रैक्टिस बेटा। हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन प्रैक्टिस। अब डिवाइड करना तो आपको आना चाहिए ना बाबू। पंकज क्या कहना है सर, अभी भी लेंदी? अरे वो लेंदी होता है मेरे भाई, ये होता है लेंदी का स्पेलिंग, ये होता है। ये आप जो कमेंट में स्पेलिंग लिखे हो ना, एक बार पढ़ के देखो क्या लिखे हो। If a student multiply a number by 12/7 instead of 6/11, then find the error percentage in the result. ये आपको बताना है। सर विदाउट एलसीएम के भी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, करो। जैसे इस सवाल को बता देते हैं आप लोगों को, पहले पाप करना ही होता है, पहले पाप करवाते हैं। पाप करने के बाद मतलब वो जो कहावत है ना वो बहुत सही है, ठोकर खा के ही ठाकुर बनते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप बिना ठोकर खाए ठाकुर बन जाओ। करना ही है पाप तो करवा लेते हैं ये लो, बिना एलसीएम के करना था, ठीक है। अब वो क्वेश्चन को तो नहीं, इसको बता देता हूं मैं, ठीक है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर 12/7 इंस्टेड ऑफ 6/11, ठीक है। एक स्टूडेंट के पास एक नंबर था, सपोज वो नंबर ए था, इसमें उसको मल्टीप्लाई करना था 6/11 के साथ, बट उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 12/7 के साथ। गलती हो गई बेचारे से। अब आपको ये बताना है कि कितने का एरर किया है। अब बोलेंगे सर देखिए उसका जो सही आंसर आता है वो 6a/11 आता, गलत आंसर कितना आ गया? 12a/7 आ गया। ठीक है, ठीक है सर। तो अब ये बताओ कि उसने कितने का एरर किया है। आप बोलेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस निकालो। मैंने बोला ठीक है, कितने का एरर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर एरर जो होगा वो हो जाएगा 12a/7 माइनस 6a/11, इतने का एरर होगा। और एरर कितना परसेंट ज्यादा हुआ है वो एक्चुअल से काउंट किया जाएगा या एक्चुअल से कंपेयर किया जाएगा? 6a/11 के साथ किया जाएगा, इनटू 100 करेंगे। अब कर लो इसको, सोल्व लो, बिना एलसीएम से करना था तो, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को विदाउट एलसीएम करते ना तो ये कैलकुलेशन आएगा। अब करते रहो आराम से बैठ के, 11 में 12 का मल्टीप्लाई करके देखो। मेरे को तो याद है थोड़ा कैलकुलेशन, तो मैं आपको तेजी से करके बता रहा हूँ, बाकी आप तो आराम से करते रहोगे। 7 × 77 डिवाइड बाई 6a डिवाइड बाई 11 × 100, फिर 11 से कैंसिल करोगे 7 होगा, 6a हो जाएगा। 132 में से 42 को माइनस करोगे, 13 में से 4 गया, 90a डिवाइड बाय 42a इंटू 100, और फिर a से a कैंसिल करोगे और उसके बाद इसको भी सॉल्व करोगे, 30 बार चला जाएगा, 3 14 बार चला जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया 50, 7 5 दिया 1500/7 आपका आंसर होगा। 7 से कैंसिल करोगे, 7 दूना 14, बचेगा 1, 7 एकम 7, बचेगा 3, 214 समथिंग बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। कलेजे को ठंडक मिल गया बिना एलसीएम वाले बच्चों को।
ठीक है, क्लियर। तो ये तरीका हमको बिल्कुल नहीं लगाना है। आप खुद समझिए कि यहाँ पर देखो, अगर छोटी सी भी गलती हो गई ना, 7/11 ऊपर नीचे हो गया, सवाल गलत हो जाएगा, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप सवाल को इजी तरीके से सॉल्व करें, इसलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एलसीएम बताया था। अब क्या होता है ना बेटा, पहली बार जब चीज़ों को देखते हैं ना हम लोग, तो हमको लगता है कि हम लोग लेंदी कर रहे हैं, और लेंदी लगेगा भी, बट जब आप आगे घर पे बैठ के सवाल को बना रहे होंगे ना, और जब इस मेथड से करोगे, तब समझ में आएगी कि सर ने ऐसा क्यों बताया था। अभी नहीं समझेंगे ना, तो वो समझाने के लिए ये लो मैंने पहले तो ये बता दिया है। ये रहा आपका बिना एलसीएम मेथड। अब मैं एलसीएम से बता देता हूँ थोड़ा सा इस सवाल को, ठीक है। आपके कलेजों को मे भी हो सकता है ठंडक मिल जाए थोड़ी। ये लो, मतलब आप लोगों को ना वो जो मूवी देखी है 3 इडियट वाली, बेचारा आमिर खान जब तक डेमो नहीं देता तब तक समझ में नहीं आता है, आपके साथ भी वही है। बिना डेमो के आपको समझ में नहीं आता है ना? आपको डेमो देना ही पड़ता है। बिना डेमो के अगर आप समझ जाओ तो आप चतुर नहीं बन जाओगे। चलो, तो अब देखो सवाल में बोला गया है कि सर एक नंबर है, एक नंबर ए है, जिसको 12/7 से गलती से मल्टीप्लाई कर दिया गया, जबकि इसको मल्टीप्लाई करना था, ए को 6/11 के साथ मल्टीप्लाई करना था। ये करेक्ट हो जाता है। तो अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखा कि सर मैंने जब नंबर को ए एज्यूम कर ही लिया है, अब जब ए एज्यूम कर लिया तो सर बी भी कर सकता हूं मैं, सी भी कर सकता हूँ, एक्स भी कर सकता हूँ, वाई भी कर सकता हूँ, जेड भी कर सकता हूँ, या कोई नंबर भी एज्यूम कर सकता हूँ। नंबर में 1 अच्छा लगता है, 2 अच्छा लगता है, 3 अच्छा लगता है, जो चाहे वो एज्यूम कर लेते हैं, बट मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि ये 7 है, ये 11 है, 7 एंड 11 का एलसीएम जो होगा 77, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो नंबर 77 एज्यूम हो। 77 एज्यूम करने से क्या होगा, 77 इंटू 12/7, तो गलती कितनी हो जाएगी, 132। 132 जो आंसर आएगा वो गलत है, और इसका आप जब 77 का 6/11 निकालेंगे तो 7×42 जो आएगा वो सही है। अब आपसे मैंने पूछा है परसेंटेज एरर कितना है, आप बोलेंगे सर इतना ज्यादा हो गया, मतलब 2 में से 2 गया 0, 13 में से 4 माइनस किया 9, 90 हमारा जो आंसर है वो ज्यादा हो गया। कंपैरिजन सही से किया जाता है। अच्छा, सही आंसर क्या होता सर, 42, तो 42 से कंपेयर करेंगे, इनटू 100 करेंगे, ये हो गया 30, ये 3 से कैंसिल किया 14, 2 से कैंसिल किया 7, 15, 15 दिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया 50 दिया 1500, 1500 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूना 14, 7 एकम 7, बचेगा 3, 14, 214 अप्रोक्सीमेट बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। अभी आया समझ में, अभी क्लियर हुआ कि सर अगर हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो हमारे लिए सवाल करना इजी हो जाएगा। आप बिना एलसीएम ये करना चाहते हो तो बिना एलसीएम से बन सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं हो सकता, कर लो बिना एलसीएम से, किसने रोका है आपको, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हमेशा है ना बेटा, मैं जब आपको कोई भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, या कोई भी अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। मैंने मतलब जब मैथ्स को पढ़ा है ना, तो ऐसी कोई किताब नहीं छोड़ी जहां पर मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए होंगे, सारी किताबें हैं मेरे पास। और जब सारे चीजों को करने के बाद जो मेरे को बेस्ट मेथड लगता है जिससे आप हर एक सवाल को इजी कर सकते हैं, मैं वही मेथड आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मेथड आप देख रहे हो ना, उस अप्रोच को ध्यान से देखो, अगर वो आपके दिमाग में चली गई ना, आपके लिए सवाल को बनाना एकदम ईजी और आसान हो जाएगा। अब पता है कोई भी सवाल दे दे, कैसा भी वैल्यू दे दे, जैसे यहाँ पर 12/7, 6/11, यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया, जमाने भर का वैल्यू दे दे, सवाल को जितना चाहे एग्जामिनर डिफिकल्ट करे, आपकी अप्रोच क्लियर है, आप सवाल को आसानी से बना लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की अपनी क्लास, बट इसके पहले आप लोगों को ये सवाल होमवर्क के लिए रहेंगे। ये सवाल आपका होमवर्क का जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सपेंडिचर सेविंग वाला है, एंड ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके केवल होमवर्क है, दोनों को कल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए ये सवाल मैंने वैसे कल बता दिए थे, बट इसमें थोड़ी सी गलती हुई थी, तो यार थोड़ी सी गलती जब हो जाती है ना, तो आप पापी इंसान है, वही गलती के पीछे परेशान होने लगेंगे, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, जहां पर भी गलती होगी ये करेक्ट हो जाएगा। 28.56 का वैल्यू जो होता है वो 2/7 ऑफ 840 होगा, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, कर लेना, जो होगा वो आंसर होगा। 37.5% का वैल्यू 3/8 होगा, 3/8 ऑफ 440 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83.33 का मतलब होता है 1/2 प्लस 1/3, दैट मीन्स 5/6 ऑफ 240 हो जाएगा, इसमें जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
55.55 का मतलब 55/99, 55/99 का मतलब होगा 5/9 ऑफ 720। इसको सॉल्व करना आपका करेक्ट आंसर आएगा। 81.89 का मतलब हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11 ऑफ 330। इसको सॉल्व कर लेना। 81.66 का जो वैल्यू बनेगा आप इसको 75% प्लस 6.66 लिख सकते हैं, है ना। 75% का वैल्यू 3/4 होता है एंड 6.66 का वैल्यू 1/15 होता है। आप जब एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 15 चौक का 60, 15 तिया 45 हो 4 49 होगा। अब यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में ना 45 2 47 लिख दिया था। अरे तो अगर 47 लिख दिया है तो आप लोग तो समझदार हो ना कि सर से जल्दी जल्दी में, क्योंकि लास्ट के 1 मिनट में मैंने कंप्लीट कराया था। तो 15 तिया 45 हो 4 49/60 होगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना चाहिए था, ठीक है। उसमें भी बच्चे बोले सर हम परेशान हो गए। ऐसे कैसे परेशान हो गए यार, ह्यूमन एरर था छोटा सा, वो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था, ठीक है। मतलब खुद पर यकीन करना सीखो। आप लोग हो क्रांतिकारी। कितनी बार मैं क्लास में बोलता हूँ कि आप क्रांतिकारी बन चुके हो, बट आप लोग मानने को तैयार नहीं हो। 2/5 हो जाएगा 40% का वैल्यू एंड 6.66 जो बनता है 1/15 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम 15 हो जाएगा और 3 दूना 6, 7/15 ऑफ 360 आपका आंसर बन जाएगा। 18.75 मतलब ये 37.5 का आधा होगा, 3/16 हो जाएगा। 3/16 ऑफ 480 हो जाएगा। ये आपके आंसर्स आएंगे, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। नहीं सर 2/3 कर दिया शायद आपने, कहाँ पर 2/3 कर दिया है। निकू A to Z वाला चल रहा है, ओके। पूजा का आंसर आ गया। ये सभी के सही हो गए। ये सारे वैल्यूज आप सभी के अब क्लियर हो गए हैं। अब इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो यार देखो कभी है ना छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो आपको क्लियर है ना, आपको चीजें क्लियर है। तो यहाँ पर है ना, अगर देखो हो जाता है ना पढ़ाते वक्त, क्या होता है ना कि आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर भी ध्यान होता है, इधर भी ध्यान होता है, तो नंबर थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए। बट मैं ट्राई करूंगा अगली बार ऐसी छोटी से छोटी गलती भी आप क्लास में ना हो। बट अगर हो जाती है ना तो आप इतने मैच्योर तो हो यार कि ये देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था वो ये था। 333.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये 1/30 हो जाएगा, क्योंकि 33.33 का जो वैल्यू बनता है, 33.33 का जो वैल्यू बनता है 1/3 बनता है। तो अब इसको क्या करेंगे सर, 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3 बनेगा सर, 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 10/3 बन जाएगा। 28.56 कितना होता है, 2/7, 10 का मल्टीप्लाई करो तो 20/7। 54.54 का जो वैल्यू बनता है, मतलब 54 का जो वैल्यू बनता है 9 6 54 होगा और 11, तो ये 60/11 बन जाएगा। 714% मतलब 7.14 का वैल्यू कितना बनता है, 1/14 बनता है। यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100/14 बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 60 प्लस 8.33 करके ब्रेक कर लो, क्योंकि 60 का वैल्यू आप जानते हो 3/5 होगा और 8.33 का वैल्यू 1/12 होगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। 24.44 को आप ऐसे कर सकते हो सर, 20% प्लस 4.44। अब 20% का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/5 होता है। सर 4.44 का वैल्यू नहीं पता हमको, 44.44 का पता है। 44.44 का बता दो कितना बनता है। आप बोलेंगे सर 44.44 का जो वैल्यू बनता है 44/99, 4/9 बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो अब आपको 4.44 निकालना है, मतलब 10 से डिवाइड करना है और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 4/90 हो जाएगा, 4/90 लिख देना। तो यहां से आपको ना 4.44 का नया वैल्यू मिल जाएगा। 43.33 का अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो अगेन 40% प्लस 3.33 लिख सकते हो। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है एंड 3.33 का वैल्यू 1/30 होता है। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। 72.22 मतलब 50% प्लस 22.22% होता है। जी हाँ सर, 50% का वैल्यू 1/2 होगा, 22.22 का वैल्यू 2/9 होगा। इसको लगा डाला, लाइव झिंगा लाला हु, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। हाँ जी, इसके बाद ये वाले वैल्यूज, अब ये आपको खुद से थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, है ना। थोड़ी मेहनत करके आप लोग इसके आंसर मेरे को बता देना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस। हाँ जी, अब ये बताओ किसी के कमेंट्स कुछ आ रहे होंगे, शायद मैं नहीं पढ़ पाया हूँ,
तो जिसके जो भी प्रॉब्लम से अभी कमेंट कर सकते हैं, मैं 5 मिनट आप लोगों के साथ ही हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, या क्लास के बीच में आपने कोई कमेंट किए होंगे जो मैंने नहीं देखे होंगे, अभी आप पूछ सकते हो। सर आप स्पीड मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन कब से प्रोवाइड करेंगे? यार करना तो मेरे को मंडे से स्टार्ट करना था, बट अभी ना काम इतना ज़्यादा बढ़े जा रहा है, मैं ट्राई करता हूँ कल से मिल जाए आपको ना, पूरी कोशिश करता हूँ। सर उस बच्चे को कॉल कर लेना, परेशान हो रहा होगा वो। अरे नहीं परेशान हो रहा होगा, पता है जब मैं लगता है कि बच्चे बेचारे परेशान हो रहे, बार बार कॉल कर रहे हैं, तो एक बार बात कर लेते हैं उनसे, बात करो ना तो क्या आता है पता है, सर हमको डर लग रहा है। मैंने बोला किस चीज़ का? सर मैथ से डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सर मैथ्स में ना हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। मैंने सीधा बोला प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो डर तो लगेगा, प्रैक्टिस करो ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी मदद बताओ। बोले नहीं सर आप पढ़ा रहे हो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बट फिर भी डर लग रहा है। मैंने बोला डर का रीजन बताओ। सर प्रैक्टिस नहीं हो रही है। मतलब करो ना तो प्रैक्टिस। आपको क्या लग रहा है कि मैं कोई जड़ी बूटी दे दूंगा आपको कि ये लो बेटा ओम बट स्वाहा, अब आपका मैथ्स बन जाएगा? ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सर लास्ट क्वेश्चन को रीचेक करो, सर लास्ट क्वेश्चन को रीचेक करें। कौन से क्वेश्चन को रीचेक करना है? क्वेश्चन को रीचेक करना है, किसको रीचेक करना है बेटा? इसको रीचेक करना है? क्या रीचेक करा रहे हो? सर पढ़ने में मन कैसे लगा है? पढ़ने में मन लगाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तरीका बताए बेटा। तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये यूट्यूब क्लास करने के लिए टाइम नहीं मिलता, मत करो अभी क्लास, है ना, जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, सुनो मेरी बात को, अगर आपको यूट्यूब क्लास करने का टाइम नहीं मिल रहा, मैंने पहले भी बोला प्रायोरिटी सेट करो। आपकी प्रायोरिटी में टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले क्लासेस होनी चाहिए। क्लासेस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन करना है, और उसके बाद आप यूट्यूब क्लास कर सकते हो। यूट्यूब क्लास के लिए अगर टाइम नहीं मिलता तो रिकॉर्डेड देखो, उसको टाइम बच जाएगा। ठीक है, फायदा आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम बचाओ, अपना स्मार्टली टाइम यूज़ करोगे। ठीक। सर मेरे में स्पीड नहीं हो रहा है मैथ्स में। बेटा ऐसा नहीं होता कि 1-2 दिन में बन जाए रोहित, कम से कम 3 महीने कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, जब जिम जाते हो आप, ट्रेनर को बोलते हो 2 दिन जिम करने के बाद सर बॉडी नहीं बन रहा मेरा, ऐसा बोलते हो क्या? ट्रेनर भी आपको बोलता है ना बेटा 2 महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल तो 6 महीने मांगते हो, क्योंकि आप लोगों की डाइट सही नहीं होती है। जाते हो मार्केट में बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, तो वो भी 6 महीने का टाइम मांगता है। मांगता है नहीं मांगता है? वहां जाके बोलो ना 3 दिन हमने प्रैक्टिस की, बॉडी नहीं बन रही है, तो वो भी आपको यही बताएगा। सिमिलर मैथ्स का भी यही कॉन्सेप्ट है। बेटा कम से कम 3 महीने कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट आप क्लासेस करोगे, तब जाके स्पीड बनेगी। एक क्लास की नहीं हो सोचने आ जाता है कि सर स्पीड बनेगी। आपके भी वही हाल है, वो जो एकदम लकड़ी वाले बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। मैं जिम में देखा है ट्रेनर के सामने, वो फीस जमा कर देते, बोलते सर बॉडी बनाना है, ट्रेनर बोलता हाँ बन जाएगी। आ जाते हो 2 दिन जिम करते हो, बोलते सर ये तो बन ही नहीं रही है। बेचारा ट्रेनर भी परेशान, करे क्या आप लोगों का। ठीक है सर, देख लिया ना, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं मिला है। हाँ मैं अब मैं देख कर एक बार बताता हूँ। सर हैंड रिटन नोट्स का डाउनलोड ऑप्शन नहीं आएगा क्या? आ जाएगा रौनक, मैं देखता हूँ क्या हैंड रिटन नोट्स का डाउनलोड ऑप्शन नहीं मिलेगा। मे भी हो सकता है कि शायद ऑप्शन ना हो, एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता देता हूँ। ठीक है। मधु का कहना है सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? मेरे ख्याल से घर से ही करो, घर से ही हो जाएगी प्रैक्टिस। वैदिक मैथ्स की ट्रिक रह गई थी, डीपी में कुछ अलग क्वेश्चन, हाँ हो जाएगी, डोंट वरी उसके लिए। ठीक। चलो सर प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी तक नहीं मिले, प्रैक्टिस कहाँ? अरे मिले हैं क्वेश्चन वैभव, कितने सारे क्वेश्चन मिले हैं। डीपीपी मिला है, क्विज मिला है, सब मिल रहा है, देखो ना अपने लीडर बोर्ड को। अब ऐसा थोड़ी कि आपके घर पे आके देंगे ये लो बेटा डीपीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप लीडर बोर्ड को एक्सप्लोर करो, वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को मिल चुके होंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैंने जो बोला है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बट जो आप लोगों को लीडर बोर्ड पे मिल रहा है उसको तो कंप्लीट करो। ठीक है सर, स्पीड मैथ के क्वेश्चन टेलीग्राम या ग्रुप पे मिलेंगे, हाँ मैं दे दूंगा बेटा। ठीक है सर, आपको कॉल नहीं लगता है? कई बार ट्राई किया है, मैसेज करने पर लिंक आ जाती है कम्युनिटी की। कृतिका अगर आपको मेरे से बात करना है ना, कॉल नॉर्मल कॉल मत करो, व्हाट्सअप कॉल करना। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कॉल के लिए मैंने बंद कर रखा है, बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं। तो कभी भी आपको बात करनी है, कॉल करना है, तो व्हाट्सअप कॉल करना, तो मैं उठा लूंगा, आपकी बात हो जाएगी। नॉर्मल कॉल करोगे तो कभी कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।